जी, सीआरपीसी हम देख रहे हैं तो उसके अंदर मैंने कहा था कि आप लोग जिस बात पे अमल करें वो बात ये है कि आप लोग चार्ट्स बनाएं किस चीज़ के, एक सीआरपीसी का बना लें, एक सीपीसी का बना लें, ठीक है। उसके अंदर जो जैसे मैंने पॉइंट वाइज लेके चला हूँ, सपोज इसके मैंने 21 पॉइंट्स बनाए तो इसके 12 बनाए थे पॉइंट्स वाइज, साथ में मैंने लॉज भी लिखे थे, सेक्शंस भी लिखे थे, प्रोविजंस भी, ठीक है। वो बनाते जाएं, उनको सामने रखें रोज। आप अपने पास एक रजिस्टर रखें, एक पेज रखें, पेज पे वो बना लें, ठीक है। अब जब पेज पे वो बन जाएगा उसके बाद हम उसको फर्दन लेना शुरू करेंगे, ठीक है। फिर उसको जहां आप सोते हैं, आपका बेडरूम है, ये एक बड़े चार्ट पे ये वो 21 के 21 पॉइंट्स लिखे हों, जिस वक्त हम तैयारी करते थे ना, हम ऐसे ही करते थे यार, ठीक है। ये 12 के 12 पॉइंट्स लिखे हों। अब फर्दर उन पॉइंट्स के हम पॉइंट्स बना रहे हैं। जैसे मैंने एक पार्ट 1 बनाया, उसको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब हम फर्दन चल रहे हैं ना चीज़ों को लेकर। मसलन सीआरपीसी को मैंने आपको ऑफेंस से स्टार्ट करवाया था, ठीक है। आपका यूट्यूब पे लेक्चर भी पड़ा हुआ है। ऑफेंस के बाद मैंने कहा था ये दो तरह का होता है, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। अब जब इसको नॉन कॉग्निजेबल की बात की, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल की, उसके अब ये सारों के लॉज मैंने इसको एक्सप्लेन कर के बताए आपको, ठीक है। अब इसके साथ मैंने कहा जब कोई भी ऑफेंस हो जाता है, कोई रेमेडी मौजूद होगी आपके पास, तो रेमेडी क्या होगी। अब रेमेडीज की तरफ पहली रेमेडी थी एफआईआर, ठीक है। अब वो कॉग्निजेबल में भी होती है और नॉन कॉग्निजेबल, 154 कॉग्निजेबल और 155 नॉन कॉग्निजेबल। अब इसके बाद हमने 2 रेमेडीज और देखी थी। नंबर 1 22A61 कंप्लेंट टू एक्स ऑफिशियो जस्टिस, एक्स ऑफिशियो, हाँ जी। और मैंने ये बड़ा एक्सप्लेन भी किया था आपको कि जस्टिस ऑफ पीस अलग बंदा है और एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस अलग बंदा है। देयर आर ह्यूज डिफरेंस बिटवीन जस्टिस ऑफ पीस एंड एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस, याद रखिएगा। अब जस्टिस ऑफ पीस और एक्स ऑफिशियो, इस ये मैंने बहुत सारा आपको ये लेक्चर आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा जो नहीं मौजूद थे। अच्छा, अगली बात कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट, ठीक है। ये भी आपकी एक रेमेडी थी, ये सेक्शन 200 to 205। अब ये इस्तगासा जिसको हम कहा जाता है, गलतुल्लाम में इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट। क्या बोलते हैं सर, ये खुद ही बोलते हैं या फिर नहीं जी, हमारी प्रैक्टिस के अंदर इस लफ्ज़ को प्राइवेट कंप्लेंट के नाम से जाना जाता है। और मैं इससे हमेशा इख्तलाफ करता हूँ, तो लॉजिकली, मुझे किसी के उस पे नहीं, लॉजिकल इख्तलाफ मेरा इस वजह से होता है। मैं आपको फिर बताता हूँ कि मेरा लॉजिकल इख्तलाफ क्या होता है। अगर इसको आप इस्तगासा कहते हैं और अंग्रेजी में आप इसको कंप्लेंट कहते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट, तो ये कंट्राडिक्शन है। आप अपने बिहेवियर में, अपने अल्फाज में कंट्राडिक्शन खुद ही ला रहे हैं। अगर तो इसको प्राइवेट कंप्लेंट कहना तो फिर इसको निजी इस्तगासा कहें। ये इस्तगासा तो दरखास्त को कहते हैं, कंप्लेंट को कहते हैं, इस्तगासा एप्लीकेशन को कहते हैं जो कि दी जाती है किसी ऑफेंस में, दैट इज कॉल्ड इस्तगासा, ठीक है। बट प्राइवेट कंप्लेंट क्यों हो गया और फिर उर्दू में इस्तगासा ही रह गया, ठीक है। एक तो ये कंट्राडिक्शन आप इसको जान लें कि ये कंप्लेंट है, प्राइवेट कंप्लेंट नहीं है, ठीक है। अब प्राइवेट कंप्लेंट क्यों गलतुल्लाम में पड़ा, इसके पीछे भी लॉजिक है, मैं अभी उस पर आऊँगा। अभी उस पर हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में ही, ठीक है। आज हमारा टॉपिक जो है वो है कंप्लेंट टू मैजिस्ट्रेट, ठीक है। इसको हमने डिस्कस करना है डिटेल में, ठीक है। अब ये प्राइवेट कंप्लेंट और निजी इस्तगासे वाली बातें समझ आ गई। अब देखिए, कंप्लेंट जो होती है वो मैजिस्ट्रेट को होती है, ठीक है। अब मैजिस्ट्रेट कौन सा वाला, अब देखिएगा आपको एक क्वेश्चन आता होता है कि इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग कैसे होती है, क्या
इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग। तो उसके लिए उसने कहा था कि तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं। अब 190 CRPC 190 CRPC क्या कहता है कि कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट कैसे ले सकता है, कॉग्निजेंस को डील करता है, किसको, कॉग्निजेंस को। तो उस कॉग्निजेंस में उसने कहा एक कॉग्निजेंस उसको कंप्लेंट के जरिए भी वो क्या लेगा, कॉग्निजेंस लेगा मैजिस्ट्रेट। जब कंप्लेंट उसके पास जाएगी तो फिर भी, अब वहां पे प्राइवेट कंप्लेंट वर्ड नहीं है, याद रखिएगा, क्या नहीं है, प्राइवेट कंप्लेंट नहीं है। अब प्राइवेट क्यों आ गया, इसके पीछे मैं अभी उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब जिस वक्त आपने लेके, एक होता है, अब बात है ऑफेंस वाली, इस्तगासा, हम ऑफेंस हुआ है कहीं ना कहीं, क्या हुआ है, जुर्म, ऑफेंस। इसके मैंने आपको बताई क्राइम, ऑफेंस और सिन और वाइस में क्या डिफरेंस होता है, ये सारा आप लोगों को पता है। ऑफेंस जो है, मैंने कल ये सारा आप सारों से लिखवाना है यहाँ पे, ये याद रखिएगा, 1 बाय 1 आप यहाँ पे आके ये पूरा चार्ट CRPC का बनाओगे, CPC का भी बनाओगे, ठीक है, विद लॉ। जैसे मैंने पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, अगर नहीं आप लोगों ने सीखा हुआ तो आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा सारा कुछ। अच्छा, प्राइवेट कंप्लेंट, अब ये होता है ऑफेंस हो गया। अब जैसे ही ऑफेंस होता है तो आप अग्रीव्ड होते हो, कोई एक अग्रीव्ड है। आपने देखा होगा लॉ को मोशन में लाने की तरीक़ेकार में से एक तरीका FIR था, ठीक है, ये नंबर 1 था, नंबर 2 ये था, ठीक है, नंबर 3 ये था, ठीक है, तीसरा तरीका हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या कहते हो मैं FIR करवाऊँ, वो तो पुलिस का काम है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे मुल्क में, हालांकि हर कंट्री के अंदर पुलिस एक पीस का, अमन का निशान होती है, लेकिन हमारे यहाँ दहशत का निशान है पुलिस। लोग उससे डरते हैं, आम जनता, आम पब्लिक क्या है, उससे डरती है। वो कहती है मैंने अब थाने नहीं जाना, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखें, या तो किसी लॉयर को हायर किया जाता है, तो वो फिर ये वाला प्रोसेस अडॉप्ट करता है, एप्लीकेशन वहाँ भिजवाई जाती है, वो जो उनका इंफॉर्मेशन डेस्क होता है उस पर वो नहीं करते, तो फिर वो एक्स ऑफिशियो के पास जाई जाती है, और एक्स ऑफिशियो के पास वो सारा प्रोसीजर मैंने आपको डिफाइन कर दिया हुआ है। अब आप कहते हो ना मैंने इधर जाना, ना मैंने इधर जाना, मैं कहाँ जाऊँ, कहते फिर सीधा मैजिस्ट्रेट को तुर जा। कहाँ टुर जाओ, मैजिस्ट्रेट। वो सीधा मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकता है, उसको भी पार दी गई है, उसने कोई दरखास्त नहीं लिखी, किसी थाने में नहीं गया, वो सीधा कहाँ चला गया, कोई इलाके के किसी मैजिस्ट्रेट के पास। उसने देखा इतने कोर्ट कचहरियां ने, इतने मैजिस्ट्रेट बहते ने, हाँ जी, मैजिस्ट्रेट को तुर गया, और जाते सर जी मेरे नाल है ज्यादती होगी। वो कहता अच्छा बाबा बोल, या अच्छा बच्चा बोल, की होया। वो उसकी बात को लिख लेता है, वो जो बोलता जाता है वो लिखता जाता है, उसको कहते हैं उसने कॉग्निजेंस ले ली। अब वो अगर तो वो उसकी बात को लिख लेता है, ये साथ नोट करते जाए, ये सारा कुछ है साथ में अपने जहन में, अभी इसके रजिस्टर पे नहीं, जी जी लिख लें जी, आदत से मजबूर हम नहीं रुक सकते। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसा कि आप मैजिस्ट्रेट के पास जब जाओगे ना, तो मैजिस्ट्रेट फ़ौरन पूछेगा भाई कहाँ से आए हो, क्या प्रॉब्लम है आपको। अब देखिए मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, वो जो स्पेशली इम्पावर हो इस बिहाफ पे, तो वो क्या करेगा, उसको सुन सकता है। अब वो किसी ऐसे मैजिस्ट्रेट के पास चला गया जिसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, जो सुन ही नहीं सकता, तो ऐसी सूरत हाल में दो काम होते हैं, या तो उसने कहा जी बाबा जी उदी गल सुन ली, लिख ली, तो ऐसी सूरत में उसने वो क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया और राइट कर लिया, ठीक है। अब वो जो लिख लेता है तो फिर उसको पता चलता हो जनाब ये तो मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको कहेगा मैं रिटर्न करता हूं आपकी ये, और ये आप जाओ, या तो वो रिटर्न नहीं, वो उसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, भेज देगा 190 सबसेक्शन 2 192
इसके तहत वो कहाँ भेजता है, सेशन जज के पास। कहाँ भेज देता है, उसको रिटर्न कर देता है सेशन जज के पास। तो सेशन जज के पास जाएगी, वो जिसको मर्जी भेज दे। और एक दूसरा तरीका कार है, वो लिख के ले आता है, लिख के ले आता है और वो देता, नहीं यार ये तो मेरी नहीं बंदी, वो रिटर्न कर देता है। वो फिर कहता है प्रॉपर बंदे के पास चले जाओ, मेरा ये जुरिस्डिक्शन नहीं है, तुम उस मैजिस्ट्रेट के पास या किसी और मैजिस्ट्रेट जिसकी जुरिस्डिक्शन बनती वहाँ चले जाओ। तो वो 201 के तहत उसको क्या करता है, रिटर्न कर देता है। अब बात है प्राइवेट वाली, यहाँ पे शख्स मौजूद था, वो कोई आम शख्स था जो अग्रीव्ड है। क्या था, आम शख्स था। अब कंप्लेंट के अंदर उसने कहा है कि इसके कंप्लेंट करने वाला सरकारी मुलाजिम भी हो सकता है, पब्लिक सर्वेंट भी हो सकता है। कंप्लेंट वाले का मतलब जज साहब भी कंप्लेंट कर दें, ठीक है। तो ऐसी सूरत में उसने कहा ये एक जज भी हो सकता है, ये कोई ऑफिशियल अथॉरिटी भी हो सकती है, वो भी कंप्लेंट कर सकती है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में वो शख्स भी जो कंप्लेंट करेगा, उसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है इनसे। वो एग्जामिन नहीं किया जाएगा ऑन ओथ, ये ऑन ओथ एग्जामिन किए जाएंगे, इनकी शहादत भी ली जाएगी, जिसे करसरी स्टेटमेंट या सरसरी शहादत कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, करसरी स्टेटमेंट, ठीक है, उससे ली जाती है। उसको एग्जामिन, जिसको कहते हैं एग्जामिन किया जाता है, एग्जामिन एट वंस। जैसे वो आएगा फौरन उसको क्या किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है। उस शख्स को जो आता है, उसके सुनने के बाद, अब जैसे बात सुनेगा उसको कहेगा अच्छा ये तुम ऑन ओथ कहो, जो कहना है वो ऑन ओथ भी उससे कहलवा सकता है। सारा कुछ जो कंप्लेंट होगी वो ऑन ओथ भी होगी। उसने कहा अगर वो चाहे तो वो ऑन ओथ भी इस बात को लिख सकता है, एग्जामिन कर सकता है मैजिस्ट्रेट, जो बातें तुम कह रहे हो ऑन ओथ कहो, और अपने सपोर्टिंग विटनेसेस भी लेके आओ। तो वो कर्सरी स्टेटमेंट या शहादत जो एविडेंस भी मंगवा सकता है, उससे क्या कर सकता है, एविडेंस भी मंगवा सकता है। वो जो एविडेंस आएगी वो, अब इसके अंदर वो 202 सेक्शन जो है उसके तहत वो सारा बात कर रहा है कि वो उसको पोस्टपोन कर देगा। इसको कहते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, प्रोसेस से मुराद कि आप अभी तक वो किसी, आप कह रहे हो कि इसने किया था, उसने किया था, ये मामला मेरे खिलाफ, मेरे घर फलां ने आके चोरी की थी जनाब। अब अक्यूज का नाम तो ले लिया उसने, लेकिन कोर्ट उसको अक्यूज को प्रोसेस भेज के, वारंट भेज के, समन भेज के नहीं बुलवाएगा। पहले इसका सच्चाई या झूठा है या सच्चा है, पहले इसको एग्जामिन करेगा। यही वजह है कि लोग इस्तगासे में कम जाते हैं। ओके, यानी कि वो उसकी जो एलिगेशन है उसकी सपोर्ट में मटेरियल, पहले वो उसकी शहादत लेगा कोर्ट, ठीक है। पहले उसको साबित करना होगा कि ये वकूआ हुआ है, फिर आपका क्या होगा, उसको बुलवाया जाएगा, समन या वारंट इशू करने हैं, फिर किए जाएंगे। यही वजह। अब वो निजी वाली बात आ गई, वो इसलिए आ गई कि इसमें ज्यादातर गवर्नमेंट की तरफ से या ऑफिशियल की तरफ से इस्तगासा नहीं किया जाता, किसी आम बंदे की तरफ से किया जाता है। इसलिए इसको हमने गलतुल आम में प्राइवेट कंप्लेंट कहना शुरू कर दिया कि जनाब कोई ऑफिशियल नहीं है, प्राइवेट बंदा आया तो प्राइवेट कंप्लेंट ही है जनाब। मैं की लेके आया, प्राइवेट कंप्लेंट लेके आया, या मैं इस्तगासा लेके आया जनाब, ये इस्तगासा है, ठीक है। वजह ये है, ठीक है। अब प्रोसेस इशू करने के बाद अगर तो वो सच्चा निकला तो फिर तो वो 204 यहां पे पोस्टपोन किया था ना, पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रोसेस। अब इसको क्या करेगा, 204 में उसको इशू पर प्रोसेस कर देगा, ठीक है। प्रोसेस क्या करेगा, इशू। लेकिन अगर वो झूठा निकला तो 203 के तहत क्या करेगा, उसको कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। हाँ जी, कर सकता है, उसकी मर्जी, ठीक है। वो 203 में क्या करेगा, डिसमिस कर देगा। अब ये तो था आम इस्तगासा, यहां तक क्या था, आम इस्तगासा, आम कंप्लेंट। अब उसने 203 A B C दे दिया,
आपके, अभी हम वो बुक रीडिंग की तरफ जाएंगे। वो कहता है 203 ABC, ठीक है, क्या कहते हैं, जिना, ऑफेंस ऑफ जिना हो जो, अब देखिए मैंने जिना आपका 376 पढ़ाते हुए मैंने कहा था एक ऑफेंस लायबल टू हद होता है, एक जिना लायबल टू हद होता है और एक लायबल टू ताजीर। 376 कौन से वाला था? ताजीर वाला था, और इसको जिना बिल जबर कहते हैं, जिना बिल रजा कहते हैं। 376 वाले को इसको जिना बिल जबर कहते हैं, ठीक है। और जिना बिल रजा है वो मैं हमेशा कहता होता हूँ 5779, 5779, ठीक है। अब ये 5-7 नंबर एक्ट और 1979 का सेक्शन 5, इसके तहत अगर आप जिना हुआ और जिना हुआ बिल रजा और आप चाहते हो कि उस मैं सगासे के तहत, अब उसने कहा कि इसकी कंप्लेंट ही होगी, इसकी FIR नहीं होगी। कोई मैजिस्ट्रेट जिना की सूरत में कभी कॉग्निजेंस नहीं लेगा कंप्लेंट के अलावा। कंप्लेंट आएगी तो वो कॉग्निजेंस लेगा, जिना अगर आप रजा वाले में जाते हो तो, ठीक है, पहले साबित करना है। अब इसके अंदर बिल रजा के अंदर, अब इसके अंदर उसने कहा अगर तो ये जिना है, ऑफेंस ऑफ जिना, ठीक है, तो उसके अंदर क्या कह रहा है, फिर वो चेक भी तज़कियत शहूद वाला होगा, 4 मेल अडल्ट आई विटनेस, ठीक है, आई विटनेसेस होंगे जो तज़किया तो शहूद, तज़किया तो शहूद जे इस पे। अब तज़किया तो शहूद क्या है? एब्सटेन फ्रॉम मेजर सिंस, abstain from major sins and truthful witness, meant नहीं, truthful witness, सच्चा हो और गुनाह कबीरा से बचा हुआ हो। तो वो बंदे 4 मिले, वो भी आई विटनेस हो चारों, तो वो शहादत देंगे। अगर वो शहादत देंगे तो देन ये सच्चा साबित होगा, तो देन 204 में इशू प्रोसेस होगा, अदरवाइज ये यहीं पे डिसमिस हो जाएगी। 200 इसी में कज़फ है या फॉर्निकेशन है, इन दोनों सूरतों में भी यही तरीक़ाकार है। उसमें सिर्फ 2 मेल आई विटनेसेस हैं और इसमें 4 हैं, बाकी तज़कियत शोध वाली वो बात है, ठीक है। तो ये कंप्लेंट के बारे में टोटल है। अब आप CRPC निकालें, मैं आपको उसका वो पढ़ के सुनाऊं कि CRPC में ये क्या क्या है, कहाँ कहाँ लिखा। कंप्लेंट होगी सर, ये मैजिस्ट्रेट के पास ही होगी या किस चीज़ की? ये जो 376 सर, हाँ, ये मैजिस्ट्रेट नहीं, अब कंप्लेंट तो आप कर सकते हैं। 376 की कंप्लेंट आप FIR नहीं करवाना चाहते, आप कंप्लेंट कर दें, लेकिन स्पेसिफिकली आप जिना में FIR नहीं करा सकते। पहले किसी दौर में होती थी FIR, ठीक है, लेकिन 203A जब से आ गया, B आ गया, C आ गया, उस वक्त उसने रोक दिया। उसने कहा कोई मैजिस्ट्रेट इसकी कॉग्निजेंस मत ले, हाँ अगर लेनी है तो किस पे ले? कंप्लेंट में, इस्तगासे में आके ले, ठीक है। मतलब आप FIR केस में चालान केस ले आए तो उसमें वो कह रहा है इसकी कॉग्निजेंस मत लो, ये यहाँ कह रहा है, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं 200 निकालिएगा सेक्शन CRPC। एग्जामिन ऑफ कंप्लेनेंट, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, ठीक है। क्या कहता है? मैजिस्ट्रेट टेकिंग cognizance of an offense on complaint shall at once examine the complaint on oath। क्या करेगा? shall at once examine the accused complainant on oath। क्या वर्ड बोल रहा है? on oath। and the substance of examination shall be reduced to writing, वो उसको लिख लेगा, and shall be signed by the complainant and also by the magistrate। अब ये provided as follows है, ठीक है। इसके अंदर क्या कहता है? When the complaint is made in writing, जब लिखी हुई आ जाए,
ऊपर कहा था कि लिखेगा और उससे भी साइन करवाएगा, अपने भी करेगा, ठीक है, और ओन ओथ लेगा। अब कह रहा है जब लिखी हुई आ जाए फिर उसको लिखना नहीं है। कंटेंट शैल बी डीम्ड टू रिक्वायर अ मैजिस्ट्रेट टू एग्जामिन द कंप्लेंट बिफोर ट्रांसफरिंग द केस अंडर सेक्शन 192 आर सेंडिंग इट टू द कोर्ट ऑफ सेशन। वो कहता है जनाब मेरी नहीं बनती, मैंने चलो कॉग्निजेंस तो ले रही, अब मैं इसको क्या करता हूँ सेशन कोर्ट को सेंड कर रहा हूँ, वो मैंने आपको बता दिया। फिर व्हेन अ कंप्लेंट इज मेड nothing herein contained shall be deemed to require the examination of complaint in any case in which the complaint has been made by court। ये word देखिएगा, by court or by a public servant or acting or purporting to act in the discharge of his official duty। तो दोनों की बात आ गई। पहले किसी के बंदे की बात कर रहा था, कंप्लेंट कर सकता है, अब किसकी बात कर रहा है? जज खुद भी कर सकता है या कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज डिस्चार्ज करते हुए कोई कंप्लेंट करवाता है, तो ऐसी दोनों सूरतों में भी वो क्या कर सकता है, कंप्लेंट की जा सकती है। और फिर क्या कहता है, वेयर अ कंप्लेनेंट इज अ कोर्ट और अ पब्लिक सर्वेंट, द कोर्ट और अ पब्लिक सर्वेंट एज केस में बी शैल नॉट बी लायबल टू adjournment cost under subsection 2 and ये लिखा हुआ आपके पास है? ये फिर कौन सी, ये इस्लामाबाद अमेंडमेंट है, कोई दिखाइएगा। ये मेरा ख्याल है पुरानी बुक है, इसमें सी है ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ कौन सी बुक है, इसमें सी है ही नहीं। किताबें भी पुरानी हैं, चले खैर पढ़िएगा सी क्या है। When the case has been transferred under section 192 and the magistrate so transferring it has already examined the complainant, the magistrate to whom it is so transferred shall not be bound to re-examine the complainant। हाँ वही बात उसने कहा, चाहे उसने 192 में सेशन कोर्ट को सेंड कर दिया था, उसने कहा मेरी नहीं बनती, सेशन कोर्ट ने क्या, जा यार ठीक है चल तू एग्जामिन करता, उसी को सेंड कर दिया, या उसको या किसी को भी मैजिस्ट्रेट जो पहले ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका है ऑन ओथ, उसको मैजिस्ट्रेट गया सेशन कोर्ट के पास, उसने किसी को सेंड किसी मैजिस्ट्रेट को, तो वो बाउंड नहीं है कि उसको दोबारा एग्जामिन करे, जो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुका उसको। तो एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, लाइक कंप्लेनेंट, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, आप आए हो मुझे कहते हो जी मेरे साथ ये हुआ है, तो आप कहोगे ये बताओ कैसे हुआ है, उसको एग्जामिनेशन कहते हैं। आपके पास कोई विटनेस है, सपोर्टिंग विटनेस लेके आओ, डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे पास क्या मौजूद हैं वो लगाएं साथ, आप कहते हो क्या क्या चीज़ें, वो सब कुछ लगाएंगे, जिस्ट ऑफ एविडेंस जिसको कहते हैं, वो आप लगाएंगे, कौन से गवाह हाँ है लेके आए, मैं उनको सुनता हूँ, वो कर्सरी स्टेटमेंट आती जाएगी, ठीक है, वो साथ लगा देगा, वो कहेगा हाँ जी आपने आज साबित करना है, नहीं तो आपकी तकाज़ा खारिज हो जाए, सिंपल सी बात है। तो अगर वो रिटर्न में कंप्लेंट जिसमें भी लाया, रिटर्न में लाया तो साथ में प्रूफ लगाएगा। नहीं सर, अभी निकालने पे जब वो जो बोल रहा होगा मैजिस्ट्रेट, हाँ लिखेगा, हाँ हाँ, तो अगर वो लिखी हुई ले आएगा तो फिर भी वो उस डॉक्यूमेंट साथ लेके आएगा, उसको कहेगा हाँ जी ये बताओ सारा क्या हुआ माजरा, ये वो लिखी हुई को भी ऑन ऑफ वो सारा डेफिनेटली उसको तो उसको क्या कॉग्निजेंस तो लेनी है। कॉग्निजेंस लेने का मतलब यह है कि मैंने सुनना काबिल समात कॉग्निजेंस से मुराद है कि मैंने सुनना भी है कि नहीं, अगर मैंने सुन लिया तो एग्जामिन उसने करना ही करना है और वो एग्जामिन ऑन ओथ करना है, ठीक है। आगे 201 प्रोसीजर बाय मैजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस, उसने कहा जहां उसके पास कॉग्निजेंस ही नहीं तो फिर प्रोसीजर मैंने पहले कहा वो रिटर्न कर देगा। इफ द कंप्लेंट हैज बीन मेड इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस टू द केस, he shall return the complainant for presentation to the proper court with an endorsement to that effect। वो लिख लेगा भाई ये मेरी नहीं बनती थी, मैं इसको वापस कर रहा हूँ, तुम जो वहाँ ले जाओ जहाँ पे बनती है। या फिर इफ़ द कंप्लेंट हैज़ नॉट बीन मेड इन राइटिंग सच मेडिसिन शैल डायरेक्ट द कंप्लेंट टू प्रॉपर कोर्ट, कहता नहीं भाई अब मैं सुनता नहीं, तुम किसी और में चले जाओ, ठीक है। वो दोनों बातें की जा सकती हैं। तो नहीं भेजेगा ना, कंप्लेनेंट को ही वो कंप्लेंट रिटर्न कर रहा है और उसको रिटर्न भी कर सकता है ना, एग्जाम अभी उसने एग्जामिन नहीं किया,
उसने कॉग्निजेंस नहीं ली, कॉग्निजेंस लेगे तो फिर उसको रिटर्न नहीं करेगा, फिर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अब 202 देखिएगा, इश्यू ऑफ प्रोसेस। ठीक है, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोसेस लिखा हुआ है। जी सर। कहता है किसी भी तरह एनी कोर्ट ऑन रिसीट ऑफ कंप्लेंट ऑफ एन ऑफेंस ऑफ विच इट इज ऑथराइज्ड टू टेक कॉग्निजेंस और विच हैज बीन सेंट टू इट अंडर 190 सेक्शन सबसेक्शन 3 और ट्रांसफर इट टू 191 थिंक फिट टू रीजन फॉर द पोस्टपोन इश्यू प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन को। ये सारी बातें यहाँ तक कह रहा है कि जो मर्जी है उसने चाहे भेजा, चाहे खुद सुना, चाहे उसके पास किसी वाय से आ गई, ऐसी सूरत में क्या कहता है, सच अदर पर्सन थिंक फिट फॉर पर्पज ऑफ सर्टेनिंग द ट्रूथ और फॉल्सहुड ऑफ द कंप्लेनेंट। उसने क्या करना है, उसको जानना है। यहाँ पे कंपेलिंग द एंड आइदर इंक्वायर इट टू इनटू केस इटसेल्फ or direct an inquiry or investigation to made by any justice of peace or by a police officer or by such other person as things fit। वो फिर उस पे इंक्वायरी भी करवाएगा, मैजिस्ट्रेट खुद भी कर सकता है, किसी अपने असिस्टेंट को भेज सकता है, पुलिस से करवा सकते हैं, अगर वो ऊपर वाला है तो जस्टिस ऑफ पीस को भी कह सकता है तुम भी करके लाओ। ठीक है, या मैजिस्ट्रेट से भी, अगर वो सेशन कोर्ट खुद ही सुन लेता है, भाई मैं सुनता हूँ तो सेशन कोर्ट सुन रहा है इस्तगासा ट्रांसफ़र होने, पहली बात है कि डायरेक्ट कॉग्निजेंस सेशन कोर्ट नहीं ले सकता। ये याद रखिएगा, सेशन कोर्ट कभी भी 193 है गालबन, निकालिए पीछे 193 है गालबन, ये 193 है, ये देखिएगा। Except as otherwise expressly provided by this code or by any law, other law for the time in force, no court of session shall take cognizance of any offence as a court of original jurisdiction unless the case has been sent to it under section 190 subsection 2। उसने कहा सेंड कर दिया जाए तो वो कॉग्निजेंस ले लेगा, डायरेक्ट ओरिजिनल कोर्ट के तौर पर वो, अगर मैं इस्तगासा डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट जाना चाहूँ सेशन कोर्ट के पास, मैं नहीं जा सकता। हाँ, अगर मेरे पास आया और आप लोगों के पास, आप हैं मैजिस्ट्रेट्स हैं दोनों, ठीक है, तो क्या होगा, उन मैजिस्ट्रेट्स में आपके पास कोई आया तो आपने सेशन को भेज दिया, फिर वो कॉग्निजेंस लेके सुन भी सकता है, बजाय इसके कि वो वापस सेंड करे किसी को, उसके पास ट्रांसफ़र होके चला गया। अब वो क्या करेगा, ठीक है मैं सुन लेता हूँ, तो वो तो फिर बॉस हुआ, सेशन कोर्ट तो बॉस होता है, उसके नीचे कितने मैजिस्ट्रेट हैं। ऐसी सूरत में फिर वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है, किससे करवाएगा, वो किसी मैजिस्ट्रेट को भी कर सकता है, भाई तुम करके लाओ। जी ये बातें यहाँ पे कर रहा है। अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर प्रोवाइडेड दैट, हाँ मैं उसने इसलिए कहा एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, अगर कहीं लिख दिया जाए कि इसकी कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट ले सकता है तो वो ले सकता है। आप डायरेक्टली वैसे बाकी आम ऑफेंसेस में नहीं। हाँ, अगर आपका डिफेमेशन एक्ट ही नया आ गया, वो एक्ट मैंने कहा स्पेशल लॉ प्रिवेल ओवर द जनरल लॉ, ठीक है, तो डिफेमेशन एक्ट नया आ गया, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट नया आ गया, वो डायरेक्ट आप उसके पास जाते हो, मैजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट के पास जाते हो। तो अगर तो कहीं लिख दिया जाए कि ये ले सकता है तो वो ले सकता है, अदरवाइज आप आम ये आपका जनरल लॉ है, इसके तहत वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट से वेयर द कंप्लेंट हैज बीन मेड बाय अ कोर्ट, नो सच डायरेक्शन शैल बी मेड अनलेस द कंप्लेनेंट हैज बीन एग्जामिन्ड ऑन ओथ अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। सो उसने कहा ये डायरेक्शंस, पहली बात है कि जो कंप्लेंट करेगा कोई भी कोर्ट होगा तो उसको एग्जामिन नहीं किया जाता, लेकिन ये डायरेक्शन देनी है तो पहले उसको एग्जामिन करना है। आम बंदे को, वो निजी या प्राइवेट कंप्लेंट वाले बंदे को, उसको एग्जामिन करना है, एग्जामिन करने के बाद इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करवानी है। ठीक है, पहले नहीं। हाँ, दूसरी अगर कोर्ट है तो फिर उसको क्या नहीं करना, उसको एग्जामिन भी नहीं करना, उसको कुछ भी नहीं करना। The court of session may, instead of directing an investigation under the provision of subsection 1, direct the investigation
to be made by an magistrate subordinate to it for the purpose of ascertaining the truth or falsehood of the complaint. ये मैंने पहले बता दिया कि अगर सेशन कोर्ट खुद ही सुन रहा है तो वो किसी और को कहने के बजाय मैजिस्ट्रेट को कहेगा भाई इसकी सच्चा है ये झूठा है, इसको तुम करके लाओ, ठीक है, एग्जामिन करके लाओ कि ये सच बोल रहा है झूठ. और इफ़ एन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस सेक्शन इज़ मेड बाय अ पर्सन नॉट बीइंग अ मैजिस्ट्रेट, अगर तो मैजिस्ट्रेट कर रहा है तो उसके पास तो सारी पावर्स हैं, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट के अलावा आर जस्टिस ऑफ पीस आर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पर्सन शैल एक्सरसाइज ऑल पावर बाय, अब वो कह रहा है मैजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ पीस या पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई शख्स इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो फिर उसके पास तमाम पावर्स हैं. किसके पास? जो ऑफिसर इन चार्ज वाली होती हैं, लेकिन उसके पास एक पावर नहीं है कि वो अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं कर सकता. अगर तो पुलिस वाला है तो वो तो अरेस्ट कर सकता है, मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है, लेकिन अगर नॉट बीइंग अ मैजिस्ट्रेट, अगर वो पर्सन ना मैजिस्ट्रेट है ना पुलिस वाला है ना कुछ आम वकील साहब जाओ इन्वेस्टिगेशन करके लाओ, इंक्वायरी करके लाओ, तो ये बंदे वकील साहब जाएँ या किसी और शख्स को भेजा है, वो बाकी तमाम काम करेगा लेकिन अरेस्ट उसको विदाउट वारंट करके नहीं ला सकता. ठीक है, ये 3 कहता है. ठीक है, एनी कोर्ट inquiring into a case under this section may, if things will take evidence of witnesses on oath. ठीक है, जो इंक्वायरी कर रहा है वो ऑन ओथ विटनेसेस पे क्या शहादत भी लेगा. 203 डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट. द कोर्ट बिफोर whom a complaint is made or to whom it has been transferred or sent may dismiss the complaint if after considering the statement on oath of complainant and the result of the investigation or inquiry, if any, under section 202, there is in his judgment no sufficient ground for proceeding in such cases, she shall briefly record his reasons for so doing. वो कह रहा है अगर डिसमिस करेगा तो वो ये बताएगा कि क्यों कर रहा है, वजह क्या है, बनती नहीं है. शहादत लेने के बाद उसको कहेगा, ये रीजंस भी लिखेगा कि मैंने क्यों डिसमिस की है. ठीक है, सर फिर जो एग्रीड होगा वो क्या करेगा जब कंप्लेंट डिसमिस हो जाए? हाँ, फर्दर फॉर्म कौन सा होगा? वो तो उसके पास तो रेमेडी मौजूद है ना कि अगर इसके अंदर बाज इसकी अपील नहीं दी हुई, ठीक है, इसकी अपील नहीं दी हुई, तो जहाँ किसी चीज़ की अपील नहीं दी होती, अब इस हमने यहाँ पे देखना है कि इनकी अपील नहीं है तो फिर इसकी रिवीजन होगी. ठीक है, जुडिशियल ऑर्डर है, जुडिशियल ऑर्डर की रिवीजन होगी. याद रखिएगा, जो जुडिशियल ऑर्डर होता है उसके खिलाफ रिवीजन होती है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर उसके खिलाफ रिट होती है. ठीक है, आपके ऑर्डर्स की एग्ज़ाम भी हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा साथ से क्या क्या हैं. उसके इसके खिलाफ क्या होगी, रिवीजन लायक करेगी. और रिवीजन भी कहाँ पे, रिवीजन कौन से लॉ के तहत होती है? 335. शाबाश जी, गलत जी, वो बस उन्हें 339 लाया, तुम 439 ला. 435, 439A. हाँ जी, 435, 439, 439A. 439A कहाँ पे है? ठीक है, तो ये पावर्स हैं आपकी सेशन कोर्ट की रिवीजन की और हाई कोर्ट की रिवीजन की. और 435 में पावर्स हैं रिविजनल पावर्स, कोर्ट जो एक्सरसाइज कर सकता है भाई दोनों की, सेशन हो या हाई कोर्ट हो. आगे कंप्लेंट इन केस ऑफ जिना, ये मैंने पहले बता दिया 203A. ठीक है, ये मैंने आपको बताया ये 2006 में आया, इससे पहले नहीं था. इससे 2006 से पहले इसकी सारी FIRs ही होती थी. ठीक है, अब उसने कहा नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 5 ऑफ ऑफेंस ऑफ जिना ऑर्डिनेंस. वो 5779 मैंने कहा, ये आगे 1979 के आगे 7 ऑफ 1979 लिखा हुआ है रोमन में, तो ये 5 सेक्शन 5779 लिखा हुआ है. ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा 5779, ये इस वजह से 5779 लिखा जाता है. ठीक है, एक्सेप्ट ऑन अ कंप्लेंट लॉज इन कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन. ठीक है, उसने कहा वैसे कोर्ट कोई भी कॉग्निजेंस
नहीं लेगा। हाँ ले सकता है अगर कंप्लेंट आ जाए तो। अगर ऑफेंस ऑफ जिना 5/7/79 के तहत हुआ है तो फिर वो अगर लेना चाहे कॉग्निजेंस तो किस पे लेगा? कंप्लेंट पे लेगा, इस्तगासे पे लेगा। ठीक है, आगे जी। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन अ कंप्लेंट शैल एट वंस एग्जामिन द कंप्लेनेंट। वही सारी बातें, एटलीस्ट 4 मुस्लिम adult male eyewitnesses about whom the court is satisfied having regard to requirement of tazkiyat ash-shuhud that they are truthful person and abstain from major sins kabira gunahi kabir of the act of the penetration necessary for the offense। ये जैसे हमने 76 में पढ़ा था, यहाँ पे भी यही है कि पेनिट्रेशन ज़रूरी हुई हो फिर ये इसके अंदर शामिल होगा। बाकी वही बातें कि नॉन मुस्लिम है तो अडल्ट वो जो लोग हैं वो भी नॉन मुस्लिम आएंगे तो वो फिर इसमें आएगा ही नहीं, वो तो फिर उसमें चला जाएगा ताज़ीर वाले में। इन सेक्शन तज़कियत अश-शुहूद का मतलब है कि मोड्स ऑफ अडॉप्टिंग इंक्वायरी अडॉप्टेड बाय द कोर्ट टू सेटिस्फाई इटसेल्फ एज टू क्रेडिबिलिटी ऑफ अ विटनेस। फिर इन दिस सेक्शन तज़कियत अश-शुहूद मीन्स हो गया द सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड आई विटनेस शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग एंड शैल बी साइंड। वही बात सारी, ये सारी बातें जो पीछे 200, 201, 202, 203 में पढ़ी हैं वो सारी एक ही सेक्शन में बता रहा है। ठीक है, उसको पढ़ेगा, उसको सुनेगा, उसको लिख लेगा और उस पर साइन भी करवाएगा। इफ़ द ओपिनियन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग द कोर्ट शैल इशू अ समन फॉर द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज्ड। और अगर इफ़ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट बिफोर होम अ कंप्लेंट इज मेड or to whom it has been transferred may dismiss the complaint if after considering the statement on oath of the complainant and 4 or more eyewitnesses there is in his judgment no sufficient ground for proceeding, and such case he shall record his reason for so doing। ये सारा उसने एक ही में बता दिया। इसमें क्या रैंक होगी जब ये वही अच्छा सर ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? कोर्ट जज होएगा कोई ना कोई, जो प्रिजाइड जो यहाँ पे बैठा होता है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे होगा ना वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। ठीक है, वो सेशन जज भी हो सकता है, वो मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, कोई भी। इसलिए यहाँ पे अगर मैजिस्ट्रेट लिखे तो उसने तो निकाल दिया मैजिस्ट्रेट से बात, उसने तो कहा ट्रांसफ़र होकर सेशन कोर्ट के पास भी जा सकता है, इसलिए उसने प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम ले रहा है। वो जज मैजिस्ट्रेट भी हो सकता है, वो सेशन कोर्ट भी हो सकती है, सेशन जज भी हो सकता है, कोई भी। लेकिन जो चेयर प्रिजाइड कर रहा होता है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। वो औरत भी हो सकती है, वो मर्द भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो प्रिजाइड उस वक्त कर रहा होगा वो जज, जिसको हम कहते हैं जज होगा। ठीक है, इसलिए इसने लफ्ज़ बोला है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट। ठीक है जी, ये 203A था जो हमने देखा। इसी तरह B है कज़फ की सूरत जी। जी सेक्शन 203B कंप्लेंट इन केस ऑफ कज़फ। कज़फ क्या है? तोहमत लगाना किसी पे, ये डिफेम डेफामेशन जिसको कहते हैं। अब वो जो करना हो, अब ये कज़फ भी आपका हद है, हदूद ऑर्डिनेंस में है। ठीक है, ये भी लायबल टू हद है और ये 8 नंबर हदूद ऑर्डिनेंस है। ठीक है, इसका 6/8/79 है सेक्शन 6 के तहत। सब कुछ वही होगा जो या 6 या 7 किसी में भी कॉग्निजेंस ली जा सकती, सब कुछ वही होगा, लेकिन सिर्फ 2 आई विटनेस होंगे इसके अंदर और बाकी सब कुछ वैसे का वैसा है जैसे हमने पीछे पढ़ा। वही उसको एग्जामिन किया जाएगा, वही उसको देखा जाएगा कि ये शख्स का बनता है या नहीं बनता हुआ तो प्रोसीड करेंगे, ना बनता हुआ तो उसको डिसमिस कर देंगे। यही आपका 203C कंप्लेंट इन केस ऑफ फॉर्निकेशन 496A, ये जो मर्जी से होता है शादीशुदा बंदा और वो उनके साथ ये जो जिना वाली बातें हैं, तो उसके वो कह रहा है उसकी भी कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, हाँ कंप्लेंट पे ले सकता है। तो उसके अंदर भी सेम वही 2 आई विटनेसेस होंगे। ठीक है, वो उसको एग्जामिन करेगा। अब इसके अंदर तज़कियत अश-शुहूद वाली नहीं है,
जहाँ पे हदूद ऑर्डिनेंस आएगा वहाँ पे तज़कियत शुहूद वाली शर्त होती है, जहाँ पे बाकी आम कंप्लेंट होगी या कज़फ़ वाली होगी तो वो भी हदूद में है, ज़िना होगा तो वो भी हदूद में है, लेकिन यहाँ पे ये हदूद में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे 2 मेल आई विटनेसेस वहाँ पे भी थे, लेकिन वहाँ पे तज़कियत शुहूद था, यहाँ तज़कियत शुहूद नहीं है। ठीक है, वहाँ कहाँ आपने पीछे पढ़ा 203A में। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कह रहा है, यहाँ पे अगर बनती हुई तो करेगा, अगर ना बनती हुई तो वो उसको खारिज कैंसिल कर देगा। ठीक है, कहता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये आपको फॉर्निकेशन वाली बात भी होगी, सेम वही बातें सारी की सारी। ठीक है, और इसका सब सेक्शन 6 203C का 6। ठीक है, कहता है नट विद स्टैंडिंग, बावजूद इसके या मासवाए द foregoing provisions are anything contained in any other law for the time in force, no complaint under this section shall be entertained against any person who is accused of zina under section 5 of the Zina Enforcement Hudud Ordinance number fala, and against whom a complaint under 203A are pending or has been dismissed or who has acquitted or against, वही कह रहे हैं ना, no one should be condemned on for the one offense for the twice, जिसको हम क्या कहते हैं, डबल जेपडी नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं अगर 203A में की थी वो डिसमिस होगी, ठीक है, या वो अभी पेंडिंग है तो 203 में वो आ जाए कि भाई फोर्निकेशन भी मैं करता हूँ, वो कह रहा है ऐसी सूरत में उसकी ये कंप्लेंट फिर इंटरटेन नहीं की जाएगी। 204 इम्पॉर्टेंट। अब देखिए पीछे उसने पोस्टपोन किया था, 203 का 202 में देखेंगे तो उसने क्या किया था, पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस, मतलब उसने नहीं बुलाया था किसी को, अभी तक बुलाया था कि अक्यूज आ जाए, भाई अक्यूज को नहीं बुलाया। भाई मैंने कंप्लेंट अक्यूज के खिलाफ की थी ना, यहाँ तक तो सिर्फ कौन हो रहा था, एग्जामन कंप्लेनेंट या उसके विटनेसेस ही हो रहे थे, अक्यूज नहीं हो रहा था। अब उनकी कंप्लेंट बनती है, उसने कहा ना अगर बनती हुई तो इशू प्रोसेस कर देगा, ना बनती हुई तो खारिज कर देगा। अब कंप्लेंट बनती है तो फिर इशू प्रोसेस करेगा। 204 में कहता है if in opinion of the court taking cognizance of an offence there is sufficient ground for proceeding and the case appearing to be one in which summons should issue in the first instance, it shall issue his summons for the tenderness of the accused. If the case appears to be one in which according to the column a warrant should issue in the first instance, it may issue a warrant, or if thinks fit, a summons for causing the accused to be brought or to appear at certain time before such court, or if has not jurisdiction itself, some other court having jurisdiction. अब ये समझिएगा, मैंने आपको कहा था 8 कॉलम्स आपने याद करने, कहा था कि ये थे कॉलम्स। तो कॉलम नंबर 1 2 1 क्या है, सेकंड शेड्यूल का। सेक्शन 2 क्या है, ऑफेंस। 3 क्या है, 4 क्या है, क्या समन्स और, हाँ वही गल इत्थे कर रहे हैं। ठीक है, एट फर्स्ट इंस्टांस समन आर वारंट इश्यूज। अब यहां पे इस कॉलम की रूह से शेड्यूल के 4 नंबर कॉलम में अगर तो समन लिखे हुए तो समन करेगा, अगर वारंट लिखे हुए तो वारंट करेगा। इस पहले पैरे में ये कहा है उसने। अब बढ़िएगा, 4th कॉलम ऑफ द सेकंड शेड्यूल लिखा हुआ है, आ समन शुड इशू इन द फर्स्ट इंस्टेंस, it shall issue his summons for the tenderness of accused if the case appears to be one which according to column a warrant should be issued in the first instance, it may issue a warrant। अगर समन है तो समन कर देगा, अगर वारंट है तो वारंट। कॉलम नंबर 4 उसने खुद ही कह दिया। ठीक है, फिर उसको उसके ऊपर लिखा होगा कि इसको पकड़ के लाना है या इसको आना है तो या मेरे पास आना है कि किस कोर्ट के पास जाना है,
हो सकता है वो कहे कि भाई मैंने ले लिया, अब मैं उसको सेंड कर रहा हूँ, अब ये उसको सुनेगा। तो वो क्या समन के ऊपर लिखा होगा कि कोर्ट ऑफ मिस्टर और मिस फलाम पेश होना, ठीक है, मिस्टर ABC या मिस्टर XYZ, समन के ऊपर या वारंट के ऊपर लिखा होगा कि आपने फलां की कोर्ट में पेश होना है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जी जी, वारंट और समन्स मतलब किन केसेस में समन्स करेगा? उसने खुद ही, आप इसके पीछे शेड्यूल लिखा ले, जिस वक्त आप कुछ, मैं इस बात का उसने पहले आंसर किया है, आप ओवरडोज हो गए हो ना इस वजह से। सेकंड शेड्यूल निकालें, निकाल लिया? नहीं निकला अभी? निकला। चौथा कॉलम क्या है? वेदर अ वारंट, वेयर नहीं, चलो वेदर अ वारंट और ऑफ समन शेल ऑर्डिनरीली इशू इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो आपने कहा पहले कॉलम में ऑफेंस लिखा होता, सेक्शन लिखा होता है ना। अब मेरे से क्या पूछ रही थी आंसर की? सवाल पूछिएगा जो मेरे से सवाल पूछा था, किस ऑफेंस में समन जाना और किस में वारंट, यही पूछा था। तो आप खुद देख लें, इसके अंदर लिखा होता है, जिसमें ये कोई भी ऑफेंस नीचे उसके आगे लिखा होगा क्या है क्या नहीं। जैसे ये 109 अबैटमेंट है, हाँ, अकॉर्डिंग टू वारंट और समन में इशू, ये उसकी कह दिया, अब बैठा है तो वारंट भी कर सकता है, ये उसको डिस्क्रिप्शन दे दी। और समन्स भी कर सकते हाँ, इसी तरह हम कोई भी आगे देखते जाएं। 196 देखे, 196, ठीक है, सेक्शन 196 में क्या लिखा हुआ? सेक्शन 196, हैं। सेक्शन कौन से कॉलम में लिखे होते हैं? हाँ, तो 196 कहाँ आएगा? जी, चौथे कॉलम में क्या लिखा हुआ है? तो आप मेरे से पूछ रहे थे ना, तो उसने खुद ऊपर पहले आपको यही बताया है, ठीक है। पहले फोर्थ कॉलम में उसने कहा, वो देखेंगे 496 है, ए है, तो 496 ए भी यहाँ पे लिखा होगा। 496 ए में क्या होगा? अगर इसके अंदर 496 ए निकालें सेकंड शेड्यूल में, तो वो भी लिखा हुआ, ठीक है। अगर इसके अंदर 496 ए, इसमें उसने कहा है वारंट, तो वारंट होगा, ठीक है। 376 उसमें भी लिखा होगा। मीनिंग देयर बाय कि उसने, आपने तो सवाल अब मेरे से पूछे सर कौन सा कॉग्निजेबल है कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, तो ये भी मेरे से पूछेंगे। नहीं, चलो पूछ बताएं ना कि मैं आपसे सवाल करता हूँ कि कॉग्निजेबल कौन सा है, नॉन कॉग्निजेबल कौन सा है। अगर मैं कहूँ कि 489F कॉग्निजेबल है, वो कहता है नॉन कॉग्निजेबल है, बताओ कैसे? सर वो शेड्यूल में देखेंगे तीसरे कॉलम। हाँ, तो बस फिर ये आपका आंसर है। इसीलिए तो कहता हूँ ये 8 कॉलम याद कर लें, आपको खुद आंसर मिल जाया करेगा, ठीक है। आगे जी आपका ये, अब इसके अंदर ये देखिएगा सबसेक्शन 2, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट। कहता कुछ चीज इस पार को अफेक्ट नहीं कर रही, सेक्शन 90 वाली है। अब सेक्शन 90 में पार ये है कि वो समन के बजाय वारंट भी इशू कर सकता है। अगर वहाँ पे शेड्यूल में समन लिखा हुआ है, लेकिन उसको खदशा है कि अगर इसको समन जाएगा तो ये भगौड़ा है, ये भाग जाएगा। ये जैसे इसको पता लगा कि मेरे खिलाफ केस आ गया है, इसने भाग जाना है, इसको डायरेक्ट वारंट करो। इन ल्यू ऑफ समन ही कैन बी इशू, ही मे बी इशू वारंट। तो वो सेक्शन 90 की पार ये बताई गई है, ठीक है। तो वो उसको समन लिखा, समन के बजाय वो वारंट कर सकता है। When any law for the time in force, any process fee or other fees are payable, no process shall be issued until the fee are paid, and if such fees are not paid within the reasonable time, the court may dismiss the complaint. कहता है यदि फीस जमा करानी समन जाने की, वारंट जाने की, अगर लॉ ने कहा है कि इसकी फीस जमा करवानी, तो फीस जमा करवाएंगे तो वारंट समन जाएगा आप लोगों के पैसों पे, कंप्लेनेंट के पैसे। अगर नहीं करवाएगा तो कंप्लेंट डिसमिस, ये याद रखना। अच्छा, यानी कि 204
हाँ जी, वो इन ल्यू ऑफ इन नॉन डिपॉजिट ऑफ प्रोसेस फी, ठीक है, आदम तलबाना जिन्हों कहते हैं। तो फिर वो क्या करेगा, डिसमिस हो जाएगी तो फिर हो जाएगा उसमें। हाँ, वो फिर इसको रिस्टोर भी करवा सकता है रिवीजन पे जाएगा भाई, रिस्टोर करवा सकता Restore। है, हाँ ठीक है, या फिर नहीं करेगा, या फिर नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादातर इस पे होता है। अच्छा, मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज, ये डिस्पेंस विद की मैं रोज़ प्रोविजन लिखवाता हूँ आपको। डिस्पेंस विद का मतलब होता है हाजिरी माफ़ी। क्या मतलब कि सारे अक्यूज रोज़ आए, 15 अक्यूज सारों को तो रोज़ लेके आना है, ठीक है। डिस्पेंस विद का मतलब भाई माफ़ी, तुम वकालतन या असालतन आ जाओ, या खुद आ जाओ या वकील आ जाए ताड़ा, तो कोर्ट उनकी हाजिरी को माफ़ भी डिस्पेंस विद भी कर सकता है, ठीक है। अब इसकी प्रोविजंस कौन कौन सी हैं आपके सीआरपीसी में डिस्पेंस विद की? 116 है, 512 है और 540A है। जी पहले आपने नहीं पढ़ा होगा, नीट एंड क्लीन किताब पढ़ी है। अच्छा, ये डिस्पेंस विद की प्रोविजंस हैं, ठीक है। डिस्पेंस विद से मुराद है कि कहाँ किसकी हाजिरी माफ़ी हो, 116, 512 और 540A। मैं 512 छोड़ दो, वो डिस्पेंस विद नहीं है, वो तो बगाड़ा हो जाता, 512 नहीं है। ट्रायल एक्सटेंशन वगैरह हाँ, 512। 512 में तो वो डिस्पेंस विद तो नहीं है, वो तो खुद भागा हुआ है, हाँ, तो 512 निकाल दें। 116 में कौन कर सकता है डिस्पेंस विद? वो मैजिस्ट्रेट है, वो नक्शे अमन वाली बात है, वो नक्शे अमन वाली जो ब्रीच ऑफ पीस वाली बात है, ठीक है। तो ये है, whenever a magistrate issue a summons, he may, if he sees reason so to do, dispense with personal attendance of the accused and permit him to appear by his pleader, वकील के जरिए आ जाए। But the magistrate inquiring into or trying the case may, in his discretion at any stage of the proceedings, direct the personal attendance of the accused and if necessary enforce such attendance in manner herein before provided। और अगर उसको कभी बुलवाना चाहे तो वो बुलवा भी सकता है, चाहे डिस्पेंस विद कर दी, ये नहीं कि फिर पक्की होगी डिस्पेंस विद वगैरह। अगर जिस वक्त उसको कभी चाहिए तो वो क्या कर सकता है, उसको बुला। तो ये आपका कंप्लेंट के मुतालिक था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये तीनों टॉपिक्स। एफआईआर को भी मैंने डिटेल में बता दिया, आपका जो कंप्लेंट टू द एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस है वो हो गया, जो 22A61 जिसको गलत उलाम में 22AB कहा जाता है, और कंप्लेंट भी हो गया। तो ये तीनों आज आपका ये कंप्लीट हुआ कि इशू प्रोसेस लॉ को हरकत में लाना कैसे है, अगर कोई बंदा अग्रीव्ड है तो ये तीनों टॉपिक्स आपके ये हो गए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, इंशाअल्लाह बाकी कल पढ़ेंगे।